राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। हम लोग जो है संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आज के इस वीडियो में भवभूति को देखेंगे। पिछली वीडियो में आचार्य दंडी को हम लोग देखे थे। इस वीडियो के अंतर्गत भवभूति को देखेंगे। इसके बाद एक और वीडियो बनेगा संस्कृत साहित्य पर। उसके बाद टोटल संस्कृत साहित्य समाप्त हो जाएगा। इसी में से एक दो प्रश्न आपको मिल जाएंगे, दो नहीं लगभग 3 से 4 प्रश्न संस्कृत साहित्य से आते हैं। तो 3 से 4 जो प्रश्न है संस्कृत साहित्य के, वो आपको इन्हीं वीडियो में से जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग भवभूति को देखेंगे। ठीक है, भवभूति ये जो है गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए, कहा जा रहा है इनके लिए कि भवभूति दक्षिण भारत में पदपुर के निवासी थे। भवभूति दक्षिण भारत के पद्यपुर के निवासी थे। इनका गोत्र जो है काश्यप था। इनका जो गोत्र था वो क्या है? ये काश्यप है। ठीक है, पद्यपुर के निवासी हैं। 2 पॉइंट हो गए। इन्होंने अपने संदर्भ में महावीर चरित, ठीक है, इन्होंने अपनी रचना, इनकी एक रचना है, रचना भी नीचे दिखाएंगे। ठीक है, महावीर चरित, महावीर चरितम। ठीक है, महावीर चरितम की प्रस्तावना में अपने संदर्भ में कुछ जानकारी लिखे हैं। ठीक है, या जो भी इनके बारे में कुछ जानकारियां मिलती है वो देखा जाए तो महावीर चरित जो इनकी रचना है उसकी प्रस्तावना से प्राप्त होती है। ठीक है, उसकी प्रस्तावना में अपने बारे में इन्होंने जानकारी दी है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भवभूति जो है अपनी किस रचना में अपने बारे में सूचना दिए हैं या अपनी जानकारी देते हैं, तो महावीर चरितम की प्रस्तावना में। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट की हम बात करें तो भवभूति की जो मूल नाम है, भवभूति का जो मूल नाम है वो है श्रीकंठ। ठीक है, या भट्ट श्रीकंठ। ठीक है, तो इनका जो मूल नाम है वो श्रीकंठ नाम है। ठीक है, भवभूति का जो मूल नाम हो गया श्रीकंठ। पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ इन्हें कहा जाता है। भवभूति को जो है पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है। प्रश्न ये भी मिल सकता है कि इनका मूल नाम क्या है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ किसे कहा जाता है? भवभूति को कहा जाता है। तो देखिए, इनका नाम श्रीकंठ था। क्यों श्रीकंठ था? क्योंकि इनके पिता का नाम नीलकंठ था। ठीक है, तो जब इनके पिताजी का नाम नीलकंठ था तो उसी से मैच करता हुआ इनका नाम रखा गया श्रीकंठ। ठीक है, फिर बाद में इनको नाम पसंद नहीं आया होगा तो भवभूति कर लिए। ठीक है, हाँ, इस तरीके से समझ लेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि प्रश्न बनते हैं नीलकंठ या श्रीकंठ किसका नाम है। तो श्रीकंठ इनका नाम था, पिता का नाम नीलकंठ था। ठीक है, माता का नाम जतुकर्णी, माता का नाम जतुकर्णी। ठीक है, माता का नाम जतुकर्णी है। समय इनका जो है लगभग 680 से 750 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, कि 680 से 750 ईस्वी के बीच ये रहे होंगे, ऐसा इनका समय माना जाता है। भवभूति संस्कृत साहित्य की उच्च कोटि के नाटककार और कवि हैं। ये पॉइंट देखिए कि भवभूति जो है उच्च कोटि के, संस्कृत साहित्य में उच्च कोटि के नाटककार हैं और कवि भी हैं। अगर कालिदास के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है कि कालिदास के बाद सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन है, तो फिर वो भवभूति का ही नाम लिया जा सकता है। क्योंकि सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ नाटककार देखें संस्कृत साहित्य में तो कालिदास हैं, और कालिदास के बाद अगर कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ है तो वो है भवभूति। ठीक है, भवभूति जो है
करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको दिमाग में बैठाना है अपने, कि भवभूति ने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, रस माने हैं। और ये जो है करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, क्योंकि उसी में ये लिखते हैं रचना, ठीक है, और उसी रस को सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा कि करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भवभूति हैं। इनका कहना भी है एको रस करुणायत, ठीक है, यानी रसों में जो है श्रेष्ठ रस करुण ही है, एक रस करुण है। ठीक है, तो ये कथन भी पूछा जाता है, पंक्ति भी पूछी जाती है। आप काव्य शास्त्र आज के क्लास हो रही थी, उसमें आप देखे होंगे भवभूति ने जो है, भवभूति के बारे में लिखा गया था कि करुण रस को सर्वश्रेष्ठ रस किसने माना है, या एक रस करुण रस को ही सभी रसों में प्रधानता दी है। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, यानी करुण रस से संबंधित। ठीक है, तो भवभूति। आगे बढ़े, कृतित्व, इनकी रचनाएं। तो भवभूति के 3 नाटक हैं, पॉइंट को देखेंगे। भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। रचना की दृष्टि से इनका क्रम इस प्रकार है। पहला इनका नाटक है मालती माधव। ठीक है, पहला जो नाटक है इनका वो है मालती माधव। ठीक है, मालती माधव ये 10 अंकों का श्रृंगार प्रधान रस है। श्रृंगार प्रधान रस है, 10 अंकों का है। प्रश्न ये बनेगा मालती माधव कितने अंकों का नाटक है? तो 10 अंकों का है और श्रृंगार रस प्रधान है। और इनके अगला नाटक है महावीर चरित, जिसकी प्रस्थाना में अपने बारे में ये जिक्र करते हैं। ये 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का? 7 अंकों का, लेकिन ये वीर रस में लिखा गया है, ये वीर रस में। तो ध्यान देंगे, मालती माधव जो है वो श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, और महावीर चरित जो है वीर रस प्रधान है। और इनका जो श्रेष्ठ नाटक है उत्तर रामचरित, ये भी 7 अंक में है, लेकिन ये करुण रस में है। ठीक है, आ जाइए। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एक एक नाटकों का। ठीक है, एक एक नाटकों का बात कर लें। तो यहां पर हम देख रहे हैं मालती माधव को। मालती माधव जो 10 अंक में है, इसकी स्टोरी क्या है? तो इसमें लिखा गया है कि इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है, इसीलिए श्रृंगार है। तो इसमें नायक कौन कौन हो गए? मालती हो गई, माधव हो गए, ठीक है, इन दोनों का प्रेम कथा है। और मकरंद हो गया और मदयंतिका हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का भी प्रेम प्रणय वर्णित किया गया है। भवभूति का ये पहला नाटक है। पॉइंट को देखेंगे, यह मालती माधव जो है भवभूति का पहला नाटक है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भवभूति का पहला नाटक कौन है? मालती माधव। ठीक है, और इसका प्रधान रस क्या है या अंगी रस क्या है? तो श्रृंगार रस है। ठीक है, ये श्रृंगार रस इसमें प्रमुख है। इसमें गद और पद दोनों में पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, गद और पद दोनों में पांडित्य का प्रदर्शन करने का कोशिश की गई है या प्रयत्न किया गया है। तो ये हो गई मालती माधव, जिसकी वजह से जो है ये श्रृंगार रस है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है प्रणय परिणय का वर्णन है। ठीक है, प्रेम कथा का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाटक हमें दिख रहा है महावीर चरित, जो 7 अंक में लिखा गया है। महावीर चरित जो 7 अंकों में लिखा गया है, इसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राम के विवाह से लेकर के राज्याभिषेक तक रामायण की कथा वर्णित है। तो महावीर चरित में जो है पहला प्रश्न ये है कि ऐसे बन जाता है कि किस नाटक में जो है रामायण की कथा वर्णित है? तो महावीर चरित में। ठीक है, महावीर चरित में। अब इसमें क्या है कि राम के विवाह से लेकर के राम का जो राज्याभिषेक है वहां तक का, ठीक है, कथा वर्णित है। यह भवभूति का दूसरा नाटक है। यह भवभूति का है दूसरा नाटक है
और ये वीर रस में लिखा गया है, यानी वीर रस में है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। वीर रस है और वीर रस होने की वजह से इसमें ओज गुण की प्रधानता है। महावीर चरित्र में ओज गुण की प्रधानता है इसलिए है क्योंकि ये वीर रस में लिखा गया है और रामायण की कथा इसमें है। ठीक है, राम कथा के अनुकूल अनुष्टुप छंदों का अधिक प्रयोग है। अनुष्टुप छंदों का अधिक प्रयोग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, अगला इनका नाटक है वो है उत्तर रामचरित। कौन सा है? उत्तर रामचरित, जो 7 अंकों में लिखा गया है। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित का मतलब ये भी राम कथा से वर्णित है, लेकिन उत्तरकांड की कथा वर्णित है इसमें। ठीक है, रामायण के उत्तरकांड की कथा इसमें वर्णित की गई है। ठीक है, रामायण के उत्तर, यानी जब राम का राज्याभिषेक हो जाता है उसके बाद की, है ना। ठीक है, तो रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। इसमें सीता का परित्याग वर्णित है, राम का विलाप वर्णित है, लव कुश की प्राप्ति और राम के द्वारा निर्दोष सीता के स्वीकार किए जाने का वर्णन है। ठीक है, फिर राम जो है जो निर्दोष सीता हैं जिनका त्याग किए थे उनको वो स्वीकार कर लेते हैं, इसका ये वर्णन इसमें मिलता है उत्तर रामचरित में, इसीलिए ये करुण रस में हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीता का परित्याग होता है, तो वियोग होता है, दुख होता है, फिर राम का विलाप यहाँ आता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये उत्तर रामचरित जो है करुण रस में हो गया है। अब इसके एक एक अंक की बात कर ले, 7 अंक है इसमें, 7 अंक है, तो एक एक अंक की बात कर ले हम। पहला अंक क्या है? पहले अंक की हम बात करें, पहला अंक है कि राम चित्रभिथि में सीता को विवाह से लेकर अग्नि शुद्धि तक के चित्र दिखाते हैं। लोकोपवाद के कारण वे सीता का परित्याग करती हैं। ठीक है, राम चित्रभिथि में सीता को विवाह से लेकर के, ठीक है, जो उनका विवाह हुआ था, ठीक है, तो उस समय के जो एल्बम बने थे वो एल्बम वगैरह वो दिखाते हैं। फिर लोक अपवाद के वजह से, लोगों के विरोध के कारण जो है फिर सीता का परित्याग होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि सीता का परित्याग उत्तर रामचरित के किस अंक में है? तो पहले अंक में। दूसरे अंक की बात कर लें, दूसरा अंक है कि वन में लव और कुश का जन्म होता है। ठीक है, जब सीता जी का परित्याग हो जाता है तो सीता जी जब चली जाती हैं, ठीक है, तो उनका जो है वन में लव और कुश का जन्म होता है और राम का अश्वमेध यज्ञ, शंबुक का वध। तो यहाँ पे 3 चीजें दिखाया गया है कि दूसरे अंक में जो है लव और कुश का जन्म होता है, पहली घटना। दूसरी घटना यह है कि राम जो है अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करते हैं। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ की घोषणा होती है। और तीसरी घटना इसमें ये घटती है कि शंबुक का वध होता है। राम द्वारा जो है एक शूद्र हैं जो ज्ञान बांचते हैं, तो उनका जो है राम के हाथों वध होता है। ठीक है, तो ये घटना प्रधान है। तो प्रश्न बन सकता है कि शंबुक वध किस अंक में है? तो दूसरे अंक में है। ठीक है, अब आते हैं, बात करें तीसरे अंक की। तीसरे अंक में क्या है? राम का पंचवटी में पुनरागमन होता है। राम जो है एक बार फिर पंचवटी में पहुंचते हैं। तो पंचवटी में राम का पुनरागमन किस अंक में होता है? तीसरे अंक में। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में सीता की प्रतिमा रखना, और जब अश्वमेध यज्ञ जब स्टार्ट होता है तीसरे अंक में, तो उसमें जो है वो सीता की प्रतिमा रखते हैं। ठीक है, सीता की प्रतिमा रखते हैं। शायद ये भी ये प्रावधान होता है, आप जानते हैं कि पति पत्नी दोनों जो है यज्ञ करते हैं, बैठते हैं। ठीक है, तो वो मौजूद नहीं थी, तो उनके जगह पर जो है उनकी प्रतिमा रखी गई। अब बात करें चौथे अंक की। चौथा अंक है कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ और अरुंधति, जनक, कौशल्या आदि का आगमन और बालक लव का दर्शन होता है। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वहां पर जो है वशिष्ठ जी, अरुंधति जी, जनक जी और कौशल्या आदि सभी लोग वहां जाते हैं और बालक लव का दर्शन करते हैं। ठीक है,
और अश्वमेघी अश्व को पकड़ने के लिए लव का प्रस्थान होता है। ये चीज दिखाया गया है। पांचवा अंक देखें हम, पांचवा अंक में क्या है? पांचवा अंक है लव द्वारा जृंभक अस्त्र का प्रयोग। लव ने जो है एक अस्त्र का प्रयोग किया है, ठीक है। चंद्रकेतु और लव का युद्धार्थ तैयार होना, युद्ध के लिए दोनों जो है चंद्रकेतु और लव क्या करते हैं? तैयार होते हैं। अंक 6 में जो है लव और चंद्रकेतु का दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है तो राम का आगमन होता है, राम आते हैं। युद्ध जब राम आते हैं फिर युद्ध बंद होता है, कुश का आगमन होता है, तब कुश आ जाते हैं, ठीक है, जो लव के भाई हैं। तो राम का अनुमान कि लव कुश सीता के पुत्र है, और यहाँ राम जी अनुमान लगाते हैं कि लव और कुश ये दोनों सीता के ही पुत्र हो सकते हैं, ये अनुमान लगाते हैं। छठा अंक आता है, और छठे अंक में जो है वाल्मीकि के आश्रम में, ठीक है, वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक का अभिनय होता है, सीता को निर्दोष सिद्ध करना और लव कुश सीता से राम का मिलन होना। यहाँ वाल्मीकि के आश्रम में गर्भ नाटक का अभिनय खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद सीता को निर्दोष सिद्ध किया जाता है, और फिर लव और कुश और सीता का फिर पुनर्मिलन होता है यहाँ पर 7वें अंक में, और यहाँ जो है ये नाटक समाप्त हो जाता है उत्तर रामचरित में, ठीक है। अब आगे कुछ लिखा गया है उत्तर रामचरित के बारे में। क्या लिखा है? लिखा गया है कि भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। अगर प्रश्न बने कि भवभूति का सर्वोत्कृष्ट नाटक किसे माना जाता है, तो उत्तर रामचरित को माना जाता है। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की कथा पर आश्रित है। इसका जो कथा है, उत्तर रामचरित का जो कथा है, ये उत्तर वाल्मीकि रामायण में जो उत्तर कांड है उसी की कथा पर ये आधारित है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड पर आधारित है, ठीक है। यह करुण रस प्रधान नाटक है। यह जो है करुण रस प्रधान नाटक है। तीनों नाटकों में भवभूति अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, ठीक है। तीनों नाटकों में, जो तीनों इनके नाटक है, तीनों नाटकों में अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ये बनेगा, ऐसे बनेगा कि कौन कवि जो है अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, ठीक है। तो भवभूति ने कहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है कि संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार के रूप में लिया जाता है। तो ये तो पॉइंट हमने ऊपर दिखा दिया कि अगर कालिदास के बाद अगर किसी नाटककार का नाम लिया जाएगा संस्कृत साहित्य में, तो वो है भवभूति। उनके मालती माधव, महावीर चरित और उत्तम रामचरित, इन तीनों नाटकों में उत्तर रामचरित ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। जो भवभूति ने तीनों नाटक लिखा है उनमें सबसे श्रेष्ठ अगर नाटक कोई है तो उत्तर रामचरित है, ठीक है। इसमें भवभूति अपने आप को परिणति प्रज्ञ भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप देख लीजिए, भवभूति जो है उत्तर रामचरित नाटक में अपने आप को परिणित प्रज्ञ कहते हैं, ठीक है, परिणित प्रज्ञ कहते हैं। ये भी आपसे प्रश्न बन जाएगा, तो ध्यान रखना, बनता रहता है, ठीक है। ये भी बना है, ऊपर भी बना है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में करुण रस ही माना है। अब देखिए, भवभूति ने उत्तर रामचरित में कौन सा रस माना है? करुण रस, इसीलिए ये करुण रस प्रधान मान लीजिए। तृतीय अंक का प्रारंभ करुणो रस से होता है। अब ये प्रश्न बन जाएगा कि उत्तर रामचरित का जो तृतीय अंक है, तीसरा अंक है, वो किस रस से आरंभ होता है? करुण रस से। और इसकी समाप्ति जो है एको रस करुण एव, इसी पंक्ति से होती है, ठीक है। इस नाटक का अंत, ठीक है, एको रस करुण एव से होती है। भवभूति गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब देखिए, ये जो है ऊपर मैंने दिखाया था कि भवभूति जो है गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मालती माधव और महावीर गौड़ी रीति के में गौड़ी रीति को ही अपनाया गया है। अगर देखा जाए तो इनका जो मालती माधव है और महावीर चरित है, तो इसमें गौड़ी रीति को ही अपनाया गया है।
उत्तर रामचरित की बात किया जाए तो इसमें जो है गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है। ये आपसे कथन पूछा जा सकता है कि भवभूति के किस नाटक में गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन संयोग है। उत्तर रामचरित। भवभूति का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। ठीक है, भवभूति अपने आप को वैश्यवाक कहते हैं। तो देखिए ये कई चीजें कहे हैं, अपने आप को वैश्यवाक भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, वैश्यवाक भी कहते हैं और परिणित प्रज्ञ भी कहते हैं और पदवाक्य प्रमाणज्ञ भी कहते हैं भवभूति खुद को। ये ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण पाया जाता है। तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण पाया जाता है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। केवल सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किंतु भवभूति ने उसका परित्याग किया है। ठीक है, यानी भवभूति के नाटक में विदूषक को स्थान नहीं दिया गया है, नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हो गए भवभूति के बारे में। यहाँ से आप लोग जो है पॉइंट को नोट कर लेंगे, कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंस है कथन, उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और तैयार करेंगे। बस भवभूति से इससे अधिक प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, इससे अधिक प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखिए 2-4 प्रश्न हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि भवभूति से कौन कौन से प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो लगभग 20-21 प्रश्न हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं भवभूति के बारे में। ये पहला प्रश्न है, चलिए। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक, तो मालती माधव नहीं, महावीर चरित, हाँ महावीर चरित है, महावीर चरित है, बीरस में लिखा गया भवभूति का। ठीक है, आ जाइए। एको रस करुण एवं निम्नलिखित में से किसका कथन है। ये किसका कथन है? आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2015 में ये पूछा गया है और ये कथन जो है भवभूति का है। किसका है? भवभूति का है। ठीक है, भवभूति का कथन है। तीसरे पे आ जाते हैं। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का संबंध किससे है। देखिए पीजीटी 2010 में पूछा है, तृतीय अंक का संबंध किससे है। ठीक है, तो दिया है वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से या पंचवटी से। तो देखिए पंचवटी से है। ये पुनः जो है राम जी पंचवटी में जाते हैं। ठीक है, पंचवटी पुनः जाते हैं। ठीक है, तो उसी का वर्णन इसमें मिलता है तृतीय अंक में, तो पंचवटी वाला हाईलाइट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एको रसः करुणेव किस कवि की उक्ति है। किस कवि की उक्ति है? तो किसकी है? भवभूति की। करुण रस को किसने प्रधान माना? भवभूति ने। ठीक है, पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, करुण रस का राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है। करुण रस के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है? ये पीजीटी 2024 में पूछा है। तो कौन है? किरातार्जुनीयम है, मेघदूतम है, उत्तर रामचरित है, कुमार संभव। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित। ठीक है, करुण रस को ठीक है प्रतिष्ठापक ग्रंथ माना जाता है। आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर, भवभूति का मूल नाम क्या है। भवभूति का मूल नाम क्या है? तो भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ। इनके पिताजी का नाम है नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ। 7 नंबर पे आइए, भवभूति की रचना का नाम है। तो उत्तर रामचरित है, उत्तर रामायण है, रामचरित है, हर्षचरित दर्शन है। नहीं, उत्तर रामचरितम जो करुण रस प्रधान है ये भवभूति की रचना है। ये पूछा है टीजीटी 2011 में। 8वां आ जाइए, करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है। ये टीजीटी 2005 में भी पूछा गया है और इसका आंसर आप लोग लगाएंगे उत्तर रामचरितम। करुण रस से संबंधित उत्तर रामचरित को ही जाना जाता है। ये बार बार प्रश्न बना है, देखिए फिर बना। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? प्रधान रस क्या है? करुण रस है। ये प्रश्न आपसे बार बार बन रहा है, ये चीज ये देखिए आप। फिर देखिए
10 में बना है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कह करके करुण रस को रसराज घोषित किया था? ये टीजीटी 2001 में पूछा है, भवभूति ने। किसने कहा था? भवभूति ने। ठीक है, अब आ जाइए 11 नंबर पे, पदवाक्यम प्रमाणज्ञ कहे जाते हैं, कौन कहा जाता है? तो भवभूति, भवभूति। ठीक है, भवभूति। अगला है कि मालती माधव नाटक में कितने अंक है? मालती माधव नाटक में कितने अंक है? तो कितने अंक है? 10 अंक है। ठीक है, तो हम लोग पहुंचते हैं यहाँ। यहाँ आप देखेंगे कितने अंक है, तो 10 अंक है। मालती माधव में देखा जाए तो 10 अंक मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए 13 नंबर पे, भवभूति के किस नाटक में 7 अंक हैं? तो मालती माधव में तो 10 है, महावीर चरितम में 7 है। ठीक है, कितने हैं? महावीर चरितम में 7 है। रघुवंशम तो कालिदास का, भवभूति का है ही नहीं। आ जाइए 14 नंबर पे आइए, मालती माधव नाटक में रस है। मालती माधव जो नाटक है इसमें रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की, श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। 15 पे आइए, भवभूति अपने आप को कहते थे, क्या कहते थे? पंडित प्रज्ञ कहते थे। क्या कहते थे? पंडित प्रज्ञ कहते थे। और 16 नंबर पे आएंगे, गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि। तो गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? भवभूति को माना जाता है। 17 नंबर पे आएंगे, 17 नंबर है, भवभूति के किस नाटक में वैदर्भी और गौड़ी रीति का मणिकांचन योग है? किसमें है? उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित में। ठीक है, वैदर्भी और गौड़ी रीति का मणिकांचन योग पाया जाता है। 18 नंबर पे आएंगे, उत्तर रामचरित के किस अंक में लव कुश का जन्म मिलता है? किस अंक में मिलता है? 18 का प्रश्न आप करना है। तो लव कुश का जो जन्म होता है वो दूसरे अंक में होता है। किस अंक में होता है? दूसरे। पहले में तो सीता का परित्याग होता है और दूसरे में जो है वन में इनका जन्म होता है, लव और कुश का। भवभूति ने कितने नाटक लिखे हैं? भवभूति ने 3 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक? 3। और अंतिम प्रश्न है, नहीं एक और है 21 नंबर। तो 20 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरित में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? उत्तर रामचरित में रामायण के किस कांड की कथा वर्णित है? तो यहाँ प्रश्न बना है अयोध्या कांड, अरण्य कांड, उत्तर कांड, बाल कांड। तो उत्तर रामचरित में उत्तर कांड की कथा वर्णित है। रामायण के, वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड की कथा इसमें वर्णित है। आ जाइए अंतिम प्रश्न 21 नंबर का, एको रस करुण एव किसका कथन है? ये जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है 2015 में, और ये कथन है भवभूति का। ये कथन किसका है? भवभूति का। तो इस प्रकार से भवभूति से संबंधित जो प्रश्न बने हैं और जो बनेंगे, ठीक है, उनको हमने देख लिया और भवभूति के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने देखा। तो प्रश्न अगर जो भी बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसी में से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं, एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें जो है पूरी संस्कृत अब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, संस्कृत साहित्य अगली वीडियो में हम संपूर्ण समाप्त कर देंगे। अब कोई भी टॉपिक जो है संस्कृत साहित्य का छूटेगा नहीं। ठीक है, हाँ एक वीडियो और बनेगा इसका। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले वीडियो में।